वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड के जनरल साइंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया? नाम ही ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन परमाणु का जो है क्या होता है? योग होता है। योग होता है। और क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन का के जो है लॉस होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि लॉस होता है। और हाइड्रोजन का जो है निष्कासन होता है, यानी हाइड्रोजन जो है इससे हटता है। निष्कासन। ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे मान लीजिए कि Mg है और इसमें O2 जब आया, ठीक है, तो MgO बन गया। यानी देखिए इसमें ऑक्सीजन जो जुट गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और इसको बैलेंस करनी यहाँ O2 है, तो हम क्या करेंगे? O2 के लिए यहाँ 2 लगा दिए, तो Mg भी 2 होना चाहिए, तो इधर भी तो 2 Mg, इधर भी 2 Mg, इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? इसी तरह रिडक्शन होता है। रिडक्शन, अपचयन, हिंदी में अपचयन। ठीक है, तो रिडक्शन हो गया, अपचयन। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जैसे परमाणु ऑक्सीडेशन में जुड़ता है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो है निष्कासन होता है, कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक, जैसे क्या हो गया कि H2 हो गया प्लस F2 हो गया, H2F2, तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया? जुट जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण को डैश के रूप में परिभाषित किया। ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का इसमें लाभ होता है, और ऑक्सीजन की जब हानि होगी तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। या हाइड्रोजन का लाभ भी होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। तो ये दोनों में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन। सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या है? किसी भी वस्तु का जब अपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, ये क्या होता है? पहला तो यूनिट लेस होता है, नो यूनिट, यानी इसकी कोई भी इकाई जो है, कोई इकाई नहीं होता। यानी हम डिनोट जो करते हैं नहीं होती, इकाई नहीं होती है। ठीक, और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसका डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय, यानी कि जो सब्सटेंस का हमको घनत्व निकालना है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ
द वाटर, वाटर, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व, यानी किसी भी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व से जब कंपैरिजन किया जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो सोना का रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, तो कितना है 19 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो ऐसे ही होगा। देखिए, तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो और जब क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, मतलब जो उसका मास है, वजन है, बाय क्या हो गया वॉल्यूम। यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो घनत्व बराबर जो वेट है, वेट नहीं, वेट तो अलग चीज हो गया, W इज इक्वल टू mg होता है, वो अलग चीज हो गया। मास, जो वजन हो गया, ठीक है, जो मास हो गया, मास को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मास ही समझिए, मास हो गया, और डिवाइड बाय आयतन, ठीक है, वजन हो गया। मास मतलब किसी, जैसे कोई वेट है उसका वेट, तो मास हो गया, उसको डिवाइड बाय क्या हो गया आयतन से करते हैं, तो मेरा डेंसिटी घनत्व निकल जाता है। तो ये क्या होता है केजी होता है, ठीक है, इसका यूनिट, और आयतन का मीटर क्यूब होता है। जब मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे kg - 3 m - 3, तो उस तरह से जो है इसको निकाला गया है। तो मान लीजिए अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको निकालने बोलेगा कि रिलेटिव डेंसिटी हमको पता है। मान लीजिए यदि इफ डेंसिटी ऑफ, देखिए डेंसिटी ऑफ, अगर हमको गोल्ड निकालने बोलेगा, यानी कि सोना का घनत्व अगर निकालने बोलता है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा, ये आपको याद रखना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी हमको दिया हुआ रहेगा, ये फिक्स है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस निकालना होगा। तो मान लीजिए अगर सोना का घनत्व निकालना है, सोना का जो है हमको क्या निकालना है घनत्व निकालना है, तो क्या करेंगे, अपेक्षिक घनत्व हो गया, घनत्व हो गया किसका, सोना का, इनटू जो है पानी घनत्व, पानी का घनत्व, ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व कितना 19.3 गुने 1000 kg mg - 3, तो 1300 kg m - 3, ये क्या हो गया सोना का घनत्व हो गया, ठीक है। तो हमको सोना का घनत्व कितना होता है, अपेक्षित घनत्व कितना होता है 19.3 होता है। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो ये जानना होगा कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा आता है। बी कॉम्प्लेक्स में टोटल जो है 8, ठीक है, बी विटामिन आते हैं, 8 टाइप का होता है, ठीक है, कितना होता है 8 होता है। नंबर 1 पे क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया B1 हो गया, तो B1 का क्या हो जाता है थियामिन हो जाएगा, ठीक है, B1 का क्या हो जाएगा थियामिन या थायमिन बोलते हैं, थियामिन थायमिन, ठीक है। B2 क्या हो गया राइबोक्लेविन, राइबोक्लेविन, B2 को क्या बोलते हैं राइबोक्लेविन बोलते हैं। फिर B3 को क्या बोलते हैं नियासिन बोलते हैं,
B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। फिर क्या हो गया इधर, B5 होगा, B4 नहीं होता है, B5 होगा पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पैंथोटेनिक एसिड। फिर क्या हो गया, B6 हो गया, B6 को क्या बोलते हैं, पाइडोरॉक्सिन, पाइडोरॉक्सिन, ठीक है, ये क्या हो गया, पाइडोरॉक्सिन। ठीक है, पाइडोरॉक्सिन, ठीक है, पाइडोरॉक्सिन हो गया। फिर क्या हो गया, B7 बायोटीन हो गया, बायोटीन, B7 क्या हो गया, बायोटीन हो गया। फिर 7 नंबर में क्या हो गया, B8 हो गया, इसको B8 नहीं, B9 हो गया, ठीक है। B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड कहा जाता है, फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड, इसको कहा जाता है। और 8 नंबर हो गया क्या, B12, और B12 को साइनोकोबालामिन, ठीक है, B12 को साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो B1 को थाइमिन बोलते हैं, B2 को राइबोक्लेविन बोलते हैं, B3 को नियासिन, B5 को पैंटोथेनिक अम्ल, B6 को पाइडोरॉक्सिन, बायोटीन, B9। तो इन सभी को आपको याद रखना होगा। कौन संबंधित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। और ये जो है इसको विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप जो है विटामिन सी लीजिए, ठीक है, और बी लीजिए, बी और सी जो है ये पानी में जो है घुलनशील है। ये भी पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, विटामिन सी और बी जो है पानी में घुलनशील है। और दूसरा क्या पूछा जाता है कि वसा में, यानी जो फैट है उसमें घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो कौन कौन वसा में घुलनशील है, पहला तो हो गया, इसको बस कीड़ा याद रखिए, कीड़ा, यानी कि जो के विटामिन है, ई विटामिन है, डी विटामिन और ए विटामिन, ये वसा में घुलनशील है। बाद बाकी ये बी और सी क्या है, पानी में घुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल आंखों के लिए दुर्बल पूर्तिरोधी, ठीक है, पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कभी कभी आंख जल देता है या आंख में कोई गंदगी चला जाता है, तो आंखों के डॉक्टर एक लिक्विड हमें आंख में देते हैं, तो वो लिक्विड में क्या होता है, बोरिक अम्ल होता है। तो बोरिक अम्ल का अगर हम देखेंगे तो बोरिक अम्ल का फॉर्मूला H3BO3, H3BO3, बोरिक अम्ल क्या होता है, H3 हो गया, फिर BO3 हो गया। तो ये जो है आंखों को धोने के लिए, आंखों से जलन के लिए और आंखों को साफ रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको जो है यानी कि बोरिक अम्ल को हाइड्रोजन बोरेट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन बोरेट, ठीक है, हाइड्रोजन बोरेट भी कहा जाता है, हाइड्रोजन बोरेट। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम मतलब क्या हो गया, गुणसूत्र, गुणसूत्र। और ये जो क्रोमोसोम है, ये जैसे क्या क्या कभी कभी जो होता है, एक फैमिली है
उससे जो नीचे वाली फैमिली है उसमें कुछ कुछ जो गुण है वो कॉमन हो जाते हैं, या कुछ बीमारी है तो वो कॉमनली इधर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई पूर्वज जो उसका नाटा है तो सभी लोग नाटे हो गए, गोरे हैं तो गोरे हो गए, काले हैं तो काले हो गए। ठीक है, तो ये जो अनुवांशिकता वाला गुण है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम से ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या हो गया कि मानव में जो ह्यूमंस होते हैं, अनुवांशिकता अनुवांशिकता नहीं, अनुवांशिक गुणों को जो है ये कैरी करता है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों को जो है क्या करता है, कैरी करता है, गुणों का वाहक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो गुणसूत्र होते हैं सूत्रों की संख्या मानव में कितना होता है, 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी माने 23 गुने 2 इक्वल टू 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। 23 गुने 2 यानी कि 23 जोड़ी लिखना, यानी कि 23 पेयर ये लिखना जरूरी है। ठीक है, या फिर 46, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। कभी कभी ये कंफ्यूज, जैसे यहाँ 23 है तो ये 23 मार देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 46, और 23 पेयर रहेगा तब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 23 जोड़ी है, 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी है, ठीक है, ये मेल बोलिए या फीमेल बोलिए दोनों में सेम रहता है, यानी कि समजात गुणसूत्र होते हैं। समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है। लेकिन 23वां जो जोड़ी है, 23वां जो जोड़ी है ये क्या है, मेल में जो 23वां जोड़ी मेल एंड फीमेल में डिफरेंट लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ी में मेल फीमेल में विभिन्न लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे मेल में क्या होगा, एक्स और वाई होगा। ठीक है, मेल में एक्स और वाई होगा, और फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स जो है गुणसूत्र होता है। यही जो है अलग अलग होता है, बाद बाकी 22 जो होता है दोनों में सेम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। सही बात है, सूर्य का प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दूसरा हो गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या हो गया कि पादपों में पर्णहरित होता है। पर्णहरित मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण ही जो है पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, सही है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो है ये खाना बनाने में मदद करता है। ठीक, और ये क्लोरोफिल क्या है, एक प्रोटीन युक्त जो है रासायनिक यौगिक है। इसको बोल सकते हैं ये क्या है,
प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक। प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जा सकता है। क्लोरोफिल को जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी जो है इसको कहा जाता है। किसको? पर्णहरित को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, भी कहा जाता है पर्णहरित को। बस पर्णहरित बोलिए या क्लोरोफिल बोलिए, दोनों का एक ही नाम है। और इसी के कारण जो पत्तियों का रंग होता है हरा होता है। ये प्रोटीन युक्त जो है एक रासायनिक यौगिक है और इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है नहीं होती, ये गलत है। इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होता है ये कौन सा होता है? बाहरी आवरण होता है। पादप का जो बाहरी आवरण होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये जो होता है क्या होता है कि जो झिल्ली होता है उसको चारों तरफ से जो है मजबूती से घेरे रहती है। ये क्या होता है? कोशिका भित्ति को जो है चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, तो इसमें केवल एक और दो जो है सही है, ओनली बी जो है करेक्ट है। तीसरा मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण? वसा के पाचन में यानी फैटी एसिड यानी फैट्स के जो है पाचन में महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हो गया? ये पित्ताशयी रस और अग्नाशयी रस। ठीक है, यानी कि पित्ताशयी रस मतलब क्या हो गया? बाइल जूस। ठीक है, यानी कि पित्त रस। इसको क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। और ये जो है बाइल जूस कौन स्रावित करता है? ये यकृत यानी हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो लीवर से क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, ये जो बाइल जूस है ये यकृत से जो है स्रावित होता है। और ये जमा कहां पर रहता है? ये गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं बाइल जूस। ठीक, दूसरा क्या हो गया? ये हो गया अग्नाशयी रस, जिसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और हिंदी में अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। ठीक, तो ये दोनों जो है बाइल जूस या पैंक्रियाटिक जूस, दोनों जो है ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो दोनों वसा पाचन में सहायक होता है। वसा पाचन में सहायक। ठीक है, या हम कह सकते हैं वसा पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वसा पाचन का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया?
कि ये क्या करता है कि वसा को फैटी एसिड में बदलता है, कन्वर्ट्स वसा टू फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड में जो है बदलता है, वसा को फैटी एसिड में बदलता है, जो आंत यानी कि इंटेस्टाइन में अवशोषित होता है। ठीक है, में अवशोषित होता है। अच्छा, ये जो पेट में होता है कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और बहुत ही सबको जो आसानी से गला देता है, बहुत ही ज्यादा जो है ये रिएक्टिव अम्ल है। ठीक है, बहुत सबको जो है गला दिया जाए, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट में। ठीक है, और जैसे कि क्या हो गया कि आपका लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, इसको हो गया अधिक क्षमता वाले जनरेटर्स हो गए। अच्छा, मोटर का जो है पावर ऑफ मोटर, जो मोटर है यानी कि जो मोटर की शक्ति है वो किस में मेजर की जाती है? वो हॉर्स पावर में। ठीक है, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो गोलाकार दर्पण की बात करेंगे तो इसकी जो फोकल लंबाई है ये क्या होता है? R/2 होता है, और यहां पर F क्या है? फोकल लेंथ है, और R क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकल लंबाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या, जो फोकल लंबाई वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि समान प्रतिरोध R, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, यह है ये, देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये चूंकि पैरेलल में है तो कितना होगा? 1/R, 1/R प्लस 1/R, और ये मान लीजिए क्या हो गया? R इक्विवेलेंट हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/R हो गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? R/3। ठीक है, तो अब
इसको, ठीक है, यानी ये जो है इन सभी के बदले में जो है ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया। अब क्या है कि ये आर इक्विवेलेंट हो गया और यहां पर जो है क्या है, आर है, ठीक है, ये क्या है, आर है। तो ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/3। तो कितना हो जाएगा, r/3 और इधर हो गया प्लस, ऐड हो जाता है r, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट फिर से निकालेंगे तो कितना हो, r/3 इधर हो जाएगा प्लस r हो जाएगा, यानी कि 3r प्लस r/3 यानी 4r/3, ठीक है। यानी ओवरऑल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4r/3 ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है, जो दिया गया है। देखिए तेल का घनत्व भी अधिक है, भाप का घनत्व भी अधिक है, थर्मोकोल, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इसमें बर्फ का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और बर्फ का जो घनत्व होता है, घनत्व कितना होता है बर्फ का, ये 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग अधिक होगा। देखिए कार के तुलना में जो है रेल इंजन ज्यादा भारी है कि कम है, कम है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक हल्का पिंड और एक भारी पिंड में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग जो होगा अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ये क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, और यहां भी नीचे दीजिए m, तो यहां m² कर देंगे और v² कर देंगे, हाफ 1/2m और m भी को एक साथ कर दिए तो 1/2m इंटू p/², यानी p²/2m, यानी कि क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये रिलेशन से ही निकल जाएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, समान है, ठीक है। इसको क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, यानी p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m, ठीक है। देखिए p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m, यानी कि p का वैल्यू जो होगा, यानी कि p अगर इंक्रीज होगा, यदि आप ये कह सकते हैं कि देखिए p इज इक्वल टू mb हो गया, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि p, यानी हम कह सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां क्या हो गया, p हो गया इससे, इस फॉर्मूला से, ठीक है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि मास अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, यदि किसी बॉडी का मास इंक्रीज करेगा तो p भी जो है इंक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो संवेग भी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए मास पर डिपेंड करता है, तो ये क्या होगा, कार इसके तुलना में तो हल्का होगा और रेल इंजन क्या होगा, भारी होगा। तो पूछ रहा है किसका संवेग ज्यादा होगा, तो मास डिपेंड करता है किस पर, संवेग पर, संवेग डिपेंड करता है मास पर, ठीक है। यानी कि मास अधिक होगा तो संवेग क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो मास किसका अधिक है, रेल का, तो रेल का जो है क्या होगा, आपका संवेग अधिक होगा।
इसमें हो सकता है कि संवेग को भी कांस्टेंट रख दिया जाएगा। तो जब संवेग यहां पर कांस्टेंट होगा इस कंडीशन में, तो क्या होगा आप देखिए, यदि संवेग को कांस्टेंट रख दिया जाए, संवेग को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है, जब संवेग को कांस्टेंट रखा जाता है इस कंडीशन में, तो यहां से देखिए क्या होगा, संवेग को कांस्टेंट रख दिया तो के ई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2m, यानी कि मास जो होगा काइनेटिक एनर्जी के जस्ट अपोजिट होगा। यानी मास जब इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखिए इस कंडीशन में जो होगा मास, तो मास यहां पर किसका, रेल इंजन का है, तो रेल इंजन का क्या होगा कि धीरे चलेगा और कार क्या होगा, ज्यादा स्पीड से चलेगा। यानी हल्का पिंड ज्यादा फास्ट चलेगा और भारी पिंड कम फास्ट चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, क्योंकि यहां पर किसमें, गतिज ऊर्जा वाले केस में बोल रहा था। तो यहां पर चूंकि मास अधिक रेलवे का है, रेल इंजन का है, तो उसका मोमेंटम भी जो है किसका होगा, रेल इंजन का अधिक होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है कौन सा है, हैलोजन। तो हैलोजन ग्रुप, ठीक है, जो हैलोजन ग्रुप में आता है वो कौन क्या हो रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। ये सिर्फ हैलोजन ही ग्रुप में नहीं, पूरे आवर्त सारणी में जितना भी, ये क्या है, फ्लोरीन क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु है, यानी कि गैर धातु है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ अभिक्रियाशील जो है केवल हैलोजन ग्रुप में नहीं है, बल्कि अगर सभी आवर्त सारणी में, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में भी सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, ये क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अभिक्रियाशीलता की अगर बात करेंगे, अभिक्रियाशीलता, ठीक है, वर्ग में नीचे जाने के क्रम में ठीक है, अभिक्रियाशीलता क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, ठीक है, नीचे जाने के क्रम में अभिक्रियाशीलता अगर नॉन मेटल रहा, ठीक है, नॉन मेटल मतलब अधातु रहा, अधातु रहा, तो अधातु के केस में क्या होता है, घटता है, घटता। बट धातु के केस में क्या होता है, बढ़ता है। धातु के केस में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है।
देखिए अगर फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर की बात कीजिएगा तो कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो अगर इन सभी की बात करें तो सबसे मुक्त रूप में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सल्फर प्रकृति में सबसे मुक्त रूप से पाया जाता है। और आयोडीन भी जो है मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, इसको समुद्री जल से प्राप्त होता है। ये जो है सी वाटर से, समुद्री जल से प्राप्त होता है। और इसका जो आयोडीन घेंघा रोग में लाभ करता है, आयोडीन का यूज। ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस जो है अत्यधिक अभिक्रियाशीलता होती है। ठीक है, फास्फोरस जो है अत्यधिक अभिक्रियाशीलता होती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। खुले हवा में इसको नहीं पाया जाता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो यूज होता है, ये मैग्नीशियम क्या होता है कि भूपर पट्टी पर, ऊपर पट्टी पर जो है 8वां सबसे प्रचुर तत्व है, 8वां सबसे प्रचुर तत्व है। और ये जो मैग्नीशियम है, ये पत्तों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको बनाने में मदद करता है। जो पादप पौधे जो हैं क्लोरोफिल बनाते हैं, वो उसको बनाने में मदद कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, तत्वों के विद्युत धनात्मक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मक जो होता है ये क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए अब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है, तो ये जो होता है एक तो ग्रुप हो गया। अब बाएं से दाएं अगर जाता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो ये क्या होता है, आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या होती है, ये क्या होता है, घटती है। इलेक्ट्रॉन धनात्मकता क्या होता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ऋणात्मकता होता है वो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन का जो ऋणात्मकता वो क्या है, बढ़ता। और फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो ग्रुप होते हैं वर्ग में, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, जब भी ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ता,
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता घटता और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटता। ठीक है, यानी कि विद्युत धनात्मक है तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या, विद्युत धनात्मकता क्या होगा, बाएं से दाएं के क्रम में घटेगा, तो ये घटेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, तत्व को कौन से समूह में रखा जाता है? तो देखिए, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाह्यतम कक्षा में अवस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 2, 8, 4 है, ठीक है, तो ये जो 4 है ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो मान लीजिए कि सेल क्या होता है, सेल है M K L M N, K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, ये क्या है, कक्षा का होता है। इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स कौन कौन सा होता है, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, S ब्लॉक। तो S ब्लॉक में अगर रहेगा, ठीक है, तो वर्गों की संख्या, ठीक है, यानी कि S ब्लॉक में अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि समूह संख्या जो होता है, समूह संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और अगर P में रहेगा, P ब्लॉक में रहा, तो समूह संख्या बराबर संयोजी प्लस 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ठीक है, तो ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन किसके स्तर को नियंत्रित रखता है? चूंकि इंसुलिन जो होता है ये शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित रखता है, तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, और ये किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, अग्नाशय द्वारा बनाया जाता। ठीक है, और ये क्या करता है कि शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, शर्करा या फिर हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आवश्यक एमिनो एसिड है, क्योंकि इसे मानव शरीर द्वारा बनाया जा सकता है, मानव शरीर इसको खुद तैयार करता है, इसको जो है भोजन से लेने की आवश्यकता जो है नहीं है, तो ये कौन सा है, प्रोलाइन। ठीक है, प्रोलाइन एक गैर आवश्यक एमिनो एसिड है
और इस प्रोलाइन को संश्लेषित करने का जो कार्य है ये कौन करता है? ग्लूटोन करता है। ठीक है, इसका यूज जो है घाव के भरने में, एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रोटीन उत्पादन में इसका यूज होता है, प्रोटीन उत्पादन में इसका यूज होता है, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है, CaSO4 2H2O। अब देखिए, जब इसको गर्म करेंगे तो जल जो होता है, गर्म करने पर जल क्या हो जाता है? गर्म करने पर जल जो होता है उड़ जाता है। गर्म करने पर जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, और इसको जो है, जो कैल्शियम सल्फेट है, इसको सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम also known as सेलेनाइट। सेलेनाइट बोले या जिप्सम बोले एक ही है, सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। जल का आयतन न्यूनतम कम होता है। हम देखिए, हम जानते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो गया? भार। ठीक है, तो भार बराबर क्या हो गया? घनत्व आयतन। ठीक है, यानी कि घनत्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आयतन। जब भार कांस्टेंट यहां पर है, भार तो कांस्टेंट ही होगा, ये तो ऑब्वियसली है कि भार कांस्टेंट होगा। तो घनत्व जब इंक्रीज करेगा, डेंसिटी जब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे जल का आयतन न्यूनतम होता है कब? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका जब जल का ये क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होगा ये क्या होगा? निम्न होगा। ठीक है, निम्न होगा। और जो घनत्व होगा ये क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जल क्या होता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।